वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यह क्वेश्चन पेपर आपका है पॉलिटिकल साइंस का मेजर कोर्स का पेपर है। बीए, बीएससी, बीकॉम। हालांकि पॉलिटिकल साइंस जो होता है वो बीए में ही होता है। जियोग्राफी बीए बीएससी दोनों में आप कर सकते हैं। तो बीए में अगर आपका अगर आपको बता दूं माइनर पेपर होगा तो बीकॉम में भी पॉलिटिकल माइनर आप ले सकते हैं और बीएससी में भी माइनर आप पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मेजर में आपको बीए में मिलेगा बेसिकली। तो ये बीए का पेपर है पॉलिटिकल साइंस का, बीए सेकंड ईयर का थर्ड सेमेस्टर का ये पेपर है। 2023-24 में परीक्षाएं हो रही हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत। तो अन्य विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षाएं अभी नहीं हुई हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। और आपको बीए थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत क्या पढ़ना होता है? पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना होता है पेपर, मतलब कि पेपर के अंतर्गत खास करके प्रश्न पत्र में आपको पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया पढ़ना होता है। ठीक है, बीए थर्ड सेमेस्टर में 3 घंटे का ये पेपर आप देख सकते हैं, यानी कि लिखित पेपर 75 नंबर का पूर्णांक है। तो किसी किसी विश्वविद्यालय में 2 घंटे का पेपर होता है, किसी किसी में 3 घंटे का होता है। तो इसको लेकर के आप चिंता मत करिएगा। ठीक है, नोट आपसे कह रहा है अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शंस, यानी सभी खंडों से निर्देश के अनुसार प्रश्नों के उत्तर देना है आपको। 3 खंडों में आपका पेपर बटा हुआ होगा, खंड आ, बा और सा। देखते हैं खंड आ यानी सेक्शन ए को लेकर के क्या निर्देश है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सेक्शन ए में, खंड आ में अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को लेकर के निर्देश दिया गया है कि अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच पार्ट इन अबाउट 50 वर्ड्स। यानी कि आपसे कह रहा है यहाँ पर आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे, उन 10 के 10 प्रश्नों को आपको सभी को करना है। और मजेदार बात यह है कि 50-50 शब्दों में करना है और 50 शब्दों में अगर आप उस उत्तर को लिखेंगे तो उसके लिए आपको 2 अंक प्रदान किए जाएंगे। इस प्रकार से जब आप 10 क्वेश्चन करोगे तो 20 नंबर आपको यहाँ से खंड आ से मिल जाने वाले हैं। देखिए इस प्रश्न के मतलब कि एक प्रश्न है, उसी के 10 भाग हैं, उन 10 भागों के उत्तर आपको लिखने हैं और 50 शब्दों में आपको उत्तर लिखना है। अब देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे और इन सभी प्रश्नों के उत्तर अगर आप हमारे महासंग्राम वीडियो को देखेंगे, मॉडल पेपर को देखेंगे 2024 वाले और 2023 वाले, तो आपको सारे प्रश्न के जवाब वहां पर आपको मिल जाएंगे। तो आप जो है मॉडल पेपर और महासंग्राम वीडियोस को देख लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो। अगर देखा है तो एक बार पुनः देख लीजिएगा, और अगर उसमें भी अगर आप नहीं देख पा रहे तो फिर और जो नई वीडियोस आएगी तो आप उसको भी देख लीजिएगा। तो हालांकि अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े लिखे हैं, तो अगर आप मतलब कि कुछ भी मतलब नहीं पढ़े अपने सिलेबस का अभी तक, तो आप अगर महासंग्राम वीडियो और मॉडल पेपर हमारे देख लेते हैं तो आपका काम हो जाता है और आप अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है आपका, व्हाट इज क्वेसी फेडरलिज्म, यानी कि अर्धसंघवाद क्या है। अर्धसंघवाद के बारे में मैंने विस्तार से आपको बताया है। आगे देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया टू मेरिट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि राजनीतिक दलों के 2 गुण बताइए, 2 विशेषताएं बताइए पॉलिटिकल पार्टी के। मैंने लगभग 5-6 गुण या 5-6 विशेषताएं मैंने बताई पॉलिटिकल पार्टीज की, राजनीतिक दलों की। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था 3 डिटर्मिनेट्स ऑफ वोटिंग बिहेवियर, मतदान व्यवहार के 3 निर्धारक तत्व। इसके बारे में मैंने आपको बताया है कि भाई कितने, लगभग 5-6-7-8 के बारे में बताया, मतलब 5-6-7-8 तरीके बताए, निर्धारक तत्व बताएं कि भाई किन के अकॉर्डिंग जो है जो मतदान का व्यवहार होता है, निर्धारित होता है कि वोट किस तरफ जा रहा है, या वोट डालने का जो एक प्रकार से निर्धारक तत्व है वोट डालने, मतलब कि वोट कौन डाल सकता है कौन नहीं डाल सकता है, वोट डालने के क्या नियम होते हैं, यहाँ तक कि वोट डलवाए कैसे जाते हैं, वोट को लेकर के क्या क्या विधियां होती हैं, या वोट मतलब कई सारी चीज़ें मैंने इसके बारे में बताया मतदान व्यवहार को लेकर के। इसमें सुधार क्या किए जाने चाहिए उसको भी मैंने आपको बताया है। तो आप कुछ भी मतलब इसमें से 3 निर्धारक तत्व लिख देते तो आपका काम हो जाता। अगला प्रश्न है व्हाट इज रियलिज्म, मतलब कि रीजनलिज्म, यानी कि क्षेत्रवाद क्या है। क्षेत्रवाद के बारे में मैंने आपको बताया है। क्षेत्रवाद की अपने क्षेत्र को ही बढ़ावा देना, दूसरे क्षेत्र को एक प्रकार से मतलब कि दूसरा क्षेत्र कोई भी हो तो वहाँ उस क्षेत्र के मतलब कि अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाना, लेकिन दूसरे क्षेत्र को दबा करके बढ़ाना है, दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसका, उसको ध्यान में ना रख करके केवल अपने क्षेत्र को ही बढ़ाना। ठीक है, तो ये क्षेत्रवाद होता है। और भी चीज़ें इसके बारे में मैंने क्षेत्रवाद को विस्तार से आपको समझाया था। अगला प्रश्न नीति आयोग, योजना आयोग, दोनों को मैंने आपको बताया था, तो ये भी प्रश्न आपके पूछा गया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 5 केसेस ऑफ करप्शन, भ्रष्टाचार के 5 कारण। मैंने भ्रष्टाचार को खूब अच्छे तरीके से आपको समझाया है। अगला प्रश्न नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग, इसके बारे में मैंने आपको बताया है। इसके अलावा आप देखिए ये भी प्रश्न मैंने चर्चा करी है, थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, यानी 73वां संविधान संशोधन, ये मैंने आपको समझाया है। 73वां संविधान संशोधन आपको पता होगा कि ये पंचायती राज व्यवस्थाओं से रिलेटेड है, तो इसको मैंने आपको विस्तार समझाया है।
अगला 9वां प्रश्न पूछा गया था, नारी शक्ति वंदन अभियान, सॉरी अधिनियम 2023 में आया है, तो इसी के बारे में, नारी शक्ति बंधन अधिनियम के बारे में बताएं। तो ये मैंने आपको नहीं बताया था, ये नया प्रश्न आप लोगों के लिए है, इसके बारे में चर्चा कर लेंगे हम, ठीक है। आगे देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया 356 अनुच्छेद पूछा गया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, राष्ट्रपति से रिलेटेड है, ठीक है। 356, 352 और 360 ये राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां होती हैं उससे रिलेटेड है, तो इसके बारे में तीनों आपातकालीन शक्तियों के बारे में बताया, राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया है, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताया और वित्तीय आपातकाल के बारे में भी मैंने आपको बताया है। आगे देखिए, सेक्शन बी की अगर बात करें, खंडबा की, तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर कह रहा है कि अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस दिस क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स, यानी आपसे कह रहा है कि इस खंड के किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको 8 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उनमें से केवल 5 प्रश्न आपको यहाँ पर करने होंगे, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको लगभग 200 शब्दों में आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आप देखें, और ये क्वेश्चन पेपर आपका सुहेलदेव यूनिवर्सिटी का है, ठीक है। आपको एक प्रश्न के लिए 7 अंक प्रदान किए जाएंगे, अगर आप 200 शब्दों में अच्छे तरीके से उत्तर लिखते हो तो 7 नंबर मिलेगा। 5 प्रश्न करना है, 8 में से 3 प्रश्न आपको छोड़ देना जो आपको नहीं आ रहे हैं, 5 प्रश्न आपको जो आ रहे हैं उनको कर लेना है, तो आपको यहाँ से 35 नंबर मिलने वाले हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न लघु उत्तरीय में पूछे गए हैं आपसे। देखिए, प्रश्न है आपका, डिस्क्राइब द मेन फैक्टर्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, मतलब कि फेडरल सिस्टम, भारतीय संघीय व्यवस्था के प्रमुख कारकों का वर्णन कीजिए। इस प्रश्न को भी मैंने महासंग्राम वीडियो और मॉडल पेपर में रखा है, तो आप देख लेंगे इस वीडियो को, मतलब प्रश्न के उत्तर को। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का क्या महत्व है। इसके बारे में मैंने विस्तार से आपको समझाया है, निश्चित तौर पर आपने इसको पढ़ा होगा, जाना होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, डिस्क्राइब द मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, भारत में स्थानीय स्वशासन के अर्थ और महत्व का वर्णन कीजिए। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, डिस्कस द फंक्शंस ऑफ प्रेशर ग्रुप्स इन डेमोक्रेटिक सिस्टम, लोकतांत्रिक व्यवस्था में दबाव समूह यानी प्रेशर ग्रुप्स के क्या कार्य होते हैं, पूरा विस्तार से मैंने आपको बताया था। जो दबाव समूह बताया था मैंने कौन कौन से भी होते हैं, जैसे कि कोई छात्र संगठन हो गया, कोई किसान संगठन हो गया, मजदूर संघ हो गया, तो ये सब जो होते हैं, ठीक है, ये सब जो तमाम प्रकार के संगठन बनाए जाते हैं, जो राजनीतिक जो है इनका कोई वो नहीं होता, राजनीति में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन राजनीति में जो भाग लेते हैं उन पर दबाव जरूर डालते हैं, और इसीलिए इसका नाम दबाव समूह रखा जाता है। इसको मैंने विस्तार से आपको समझा था दबाव समूहों के बारे में। अगला प्रश्न आपसे पूछ लिया गया, थ्रो लाइट ऑन द रोल ऑफ कास्ट इन इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स, चुनावी राजनीति में जाति की क्या भूमिका है, जाति और धर्म की भूमिका पर विशेष टिप्पणियां मैंने करी थी, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, आपने करा है। अगला प्रश्न है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई सेकुलरिज्म, एक्सप्लेन इन ब्रीफ, यानी धर्मनिरपेक्षता से आपका क्या तात्पर्य है, संक्षेप में बताइए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, और धर्मनिरपेक्षता को मैंने आपको विस्तार समझाया था। जो सेकुलरिज्म होता है भारतीय संविधान में, मैंने आपको बताया था धर्मनिरपेक्षता शब्द जो है 42वां संविधान संशोधन जब हुआ था, 42वां जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो आया था, 42वां संविधान संशोधन जब हुआ था, उसी में ये बदला दिया 1976 में, ये होता है 1976 में धर्मनिरपेक्षता शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी प्रेम्बल में ऐड किया जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि भाई भारत का कोई अपना निजी धर्म नहीं होगा, भारत हर धर्म को एक प्रकार से समानता की दृष्टि से देखेगा, सभी धर्म समान होंगे, अपने धर्म को एक प्रकार से आप मान सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता होगी पूरी, सारी बातें कही गई हैं। तो भारत का विशेष कोई धर्म नहीं होगा, ना भारत किसी एक धर्म को बढ़ावा देगा, ना किसी धर्म का विरोध करेगा, ये सारी बातें इसमें बताई गई हैं। आगे देखें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफेक्शन, डिस्क्राइब द केसेस ऑफ पॉलिटिकल डिफेक्शंस इन इंडिया, दल बदल जो कानून है उसके बारे में बताएं, दल बदल का क्या अर्थ है, भारत में राजनीतिक दल बदल के कारणों का वर्णन कीजिए। कभी कभी आप देखते हैं जो पॉलिटिकल पार्टी होती हैं यानी कि राजनीतिक दल होते हैं, उन जैसे कि कोई सांसद मान लेते भाजपा का था, तो जब वो देखता है कि भाई सपा की पार्टी जीत रही तो सपा में भाग जाता है, ठीक है। जब वो उसको पता होता है कि भाई मायावती वाली पार्टी नहीं बसपा जीत रही तो बसपा में भाग जाता है। तो दल बदल के बड़े फायदे भी होते हैं और बड़े नुकसान भी होते हैं, और ये 10वीं अनुसूची से रिलेटेड है दल बदल कानून। तो इसके बारे में मैंने आपको समझाया था दल बदल क्या होता है, पूरी राजनीति आपको बताई थी इसके बारे में। आगे देखिएगा, 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, व्हाट इज प्रेसिडेंट्स रूल, व्हाट हैपेंस व्हेन प्रेसिडेंट रूल इज इम्प्लीमेंटेड, बताएं राष्ट्रपति शासन क्या है,
राष्ट्रपति शासन लगने के बाद क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। और 1976 में आप देखते हैं 1975 वगैरह में राष्ट्रपति शासन ही लगा था। और उस समय क्या होता है, राष्ट्रपति शासन में जितनी भी सरकारें होती हैं राज्य की, वो सब कहीं ना कहीं पे केंद्र के हाथों में चली जाती है और राष्ट्रपति मुख्य रूप से पूरा शासन संभालता है। और सारे के सारे राज्यों में एक तानाशाही टाइप की हो जाती है कि भाई जो सरकार चाहेगी वही होगा। क्योंकि उस समय राष्ट्रपति शासन तभी लगाया जाता है जब या तो आंतरिक अशांति फैली हो, या फिर गृह युद्ध जैसी स्थिति छिड़ी हो, या बाहरी तरीके से युद्ध कोई आ गया, मतलब कि बाहर युद्ध हुआ, या सशस्त्र विद्रोह हो गया। तो अब तो सशस्त्र विद्रोह हो गया, चूंकि पहले आंतरिक अशांति पर ही राष्ट्रपति शासन इंदिरा गांधी ने लगा दिया था। फिर बाद में क्या हुआ, उसको हटा करके अब सशस्त्र विद्रोह, अगर जनता जो है हाथ में भाला बर्छी बल्लम लेकर के सरकार खिलाफ उतर जाए, तोड़ फोड़ करने लगे, तो राष्ट्रपति शासन लग सकता है, पूरा बवाल मच जाए। तो ये सब होता है राष्ट्रपति शासन लगाने के मतलब कि बाद क्या होता है। तो ये बहुत ही सारी चीज़ें राष्ट्रपति शासन लगने के बाद में बहुत सारी चेंजमेंट भी होती हैं। इसको मैंने समझाया था। सेक्शन सी की अगर बात करें, खंड सा की लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। नोट आपसे कह रहा है अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस ऑफ दिस सेक्शंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चंस इन अबाउट 500 वर्ड्स। यानी केवल 2 प्रश्न करने हैं, 4 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिए जाएंगे, उनमें से 2 प्रश्न आपको करने हैं, 2 छोड़ देने हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 500 शब्दों में लिखना है। 10 नंबर का एक प्रश्न, ये बात ध्यान रखेंगे। प्रश्न आपसे पूछा गया है व्हाट डू यू मीन बाई डेमोक्रेटाइजेशन, यानी कि जो लोकतंत्रीकरण होता है उससे आपका क्या तात्पर्य है। लोकतंत्रीकरण के बारे में मैंने आपको विस्तार समझाया है, पहला चैप्टर ही मैंने पढ़ा दिया था लोकतंत्रीकरण वाला। अगला प्रश्न, डिस्क्राइब द मेन फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्यों और शक्तियों का वर्णन कीजिए। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न, परीक्षा में आपके आ सकता है, इसको पढ़ लीजिएगा, इसके बारे में मैंने चर्चा करी हुई। अगला प्रश्न है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई कम्युनलिज्म, डिस्कस द केसेस ऑफ कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं, सांप्रदायिकता के कारणों की विवेचना करें। बहुत ही बढ़िया प्रश्न, परीक्षा में 100% आने वाला, रट डालिएगा इसको, सांप्रदायिकता को। अगला प्रश्न चौथा, व्हाट इज प्रश्न आपसे कह रहा है व्हाट इज कोलिटेशन, मतलब कि कोलिशन गवर्नमेंट, व्हेन डिड कोलिशन पॉलिटिक्स राइज इन इंडिया, डिस्कस। यानी गठबंधन सरकार जो होती है, आप इंडिया अलायंस को देख लीजिए, आजकल गठबंधन की सरकार है, मतलब गठबंधन की सरकार बोल रहा हूँ, तो गठबंधन जो है सरकार को, मतलब सभी पार्टियां एक होकर के भाजपा के विरुद्ध में है। और इस समय आप देख रहे हैं कि सांसदों का निलंबन भी चल रहा है, मतलब कि चीज़ें हो रही हैं। तो न्यूज़ वगैरह मैंने तो कल देखी न्यूज़, तो मुझे पता चला कि क्या हो रहा है। हालांकि जो भी हो रहा है वो उससे हम लोगों को नहीं मतलब है, हम ये देखेंगे कि भाई गठबंधन सरकार जो होती है, गठबंधन सरकार जैसे कि जब 2 3 4 पार्टी मिल करके सरकार बनाती तो उसी को गठबंधन सरकार कहते हैं। और भारत में गठबंधन राजनीति का उदय कब हुआ, विवेचना करें। बढ़िया प्रश्न, परीक्षा में आ सकता है, चर्चा होगी इन सभी प्रश्नों पर, और कुछ प्रश्नों पर चर्चा हो चुकी है इनमें से। तो आप सभी लोग मॉडल पेपर और महासंग्राम वीडियो को देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रश्न वो, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा ये सारे के सारे प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे, तो आप ये गठबंधन सरकार वाला प्रश्न पढ़ लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सांप्रदायिकता वाला पढ़ लीजिएगा, लोकतंत्रीकरण से आप क्या समझते हैं, इसको एकदम से पढ़ लीजिए, गांठ मान लीजिए प्रश्न आपका आने। तो ये चारों क्वेश्चन जो दिए गए दीर्घ उत्तरीय में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये प्रश्न डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ या अन्य विश्वविद्यालय से, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से लेकर के अन्य विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षाएं भी नहीं हुई हैं, हालांकि सिद्धार्थ की हो गई होगी, अगर नहीं हुई है तो उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आप सभी लोग इन प्रश्नों को रट डालिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब आपकी परीक्षा की दृष्टि से, तो इनको एकदम से तैयार कर लीजिए। और इस प्रश्न को अपने घर पर बैठ करके, अगर आपका पेपर अभी नहीं हुआ है तो इस पेपर को सॉल्व करें। अगर आप 3 घंटे में इस पेपर को सॉल्व कर ले जा रहे हैं तो आप सोचिए कि आपकी तैयारी विधिवत है, आप बेस्ट तैयारी पे हो और आप अच्छा कर रहे हो। अगर आप तैयारी अभी नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कि तैयारी में दिक्कत है आपकी, तो फिर एक प्रकार से आप जान लीजिए कि अभी आपने पढ़ा नहीं है, आपने आप कोताही कर रहे हैं पढ़ने में। तो आप पढ़िए और दबा करके पढ़िए, धुआं धुआं कर दीजिए, तहलका मचा दीजिए आपकी बार। तो आपको लिखना है खूब दबा करके, और एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं। सबसे पहली बात, चाहे आप 500 शब्दों के स्थान पर 400 शब्द लिखें हैं प्रश्नों को, लेकिन आप एक भी प्रश्न छोड़ करके मत आइएगा, ये मैं बार बार कहता हूँ, और यही चीज़ आप करेंगे, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।